हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2014 का प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है आपके नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक, यानी कि देखिए इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसी गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 1 से 9 तक, यानी कि 1 से 9 तक के जो क्वेश्चंस है वो आपको गद्यांश के अनुसार ही उसका आंसर देना है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानते। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। उन्हें यानी कि देखिए छात्र हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने ज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। अब आप लोगों ने देखिए ये गद्यांश पढ़ लिया, यानी कि हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देंगे। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए है शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं, या शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, या शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, या शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ देखते हैं कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान का उपहार होती है, यानी कि बैंकों में क्या होता है, बैंकों में लेन देन होता है, तो इसी तरह शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक ज्ञानवान है, या शिक्षा में ज्ञान को यानी ज्ञान ही सर्वप्रिय है, या शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, या वे अज्ञानी है। तो हम लोग पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं, क्या मानते हैं कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो देख लेते हैं कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। सेकंड है शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, या छात्र का परम अज्ञानी होना, या छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो हम लोग गद्यांश में देखते हैं, देखिए जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं, दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है।
वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि शिक्षक की उपस्थिति। और इसमें देख लेते हैं, थर्ड है आपका जो तीसरा है उसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि शिक्षक की उपस्थिति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो शिक्षा ज्ञान का उपहार है, या शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, या आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, या परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि गद्यांश के अनुसार क्या है उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता यह है कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, गद्यांश में डॉट डॉट पर करारा व्यंग किया गया है, तो ज्ञान व्यक्तियों यानी ज्ञानवान व्यक्तियों पर, या उत्पीड़ित यानी उत्पीड़ितों की दशा, या शिक्षितों की दशा, या शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो पैराग्राफ देखते हैं, इसमें है आपका, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है, यानी कि गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गद्यांश में डॉट डॉट पर करारा व्यंग क्या है? तो करारा व्यंग क्या है देख लेते हैं, ज्ञानवान व्यक्तियों या उत्पीड़ितों की दशा, या शिक्षितों की दशा, या शिक्षक और छात्र में के मध्य संबंध। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है, जिज्ञासी है, या जिज्ञासा वाला है, या जिज्ञासु है, या जिज्ञासशील है, यानी जिज्ञासाशील है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जिज्ञासु हो जाता है। देखिए, मैं बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अपने आप ही से करने होते हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। और जो गद्यांश होता है वो गद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें से आपको निकालने होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने होते हैं। यानी कि देखिए, जिज्ञासा शब्द का विश्लेषण जिज्ञासु होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है आपका, किस शब्द में दो प्रतियों का प्रयोग हुआ है? तो वास्तविकता में हुआ है, या ज्ञानवान में हुआ है, या विशेषता में हुआ है, या विचारधारा में हुआ है? तो वास्तविकता में हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, वास्तविकता में दो प्रतियां हैं, पहला आपका इक हो जाता है, यानी वास्तविकता, तो विकता मतलब इक का इक प्रत्यय और दूसरा ता हो जाता है, इसलिए आपका वास्तविकता में दो प्रत्यय हो जाते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रत्यय मतलब पीछे होता है और उपसर्ग मतलब आगे होता है, ठीक है ना। तो प्रत्यय जो पीछे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे सुंदरता, जैसे लिखेंगे कि सुंदरता, सुंदर प्लस ता, तो इसमें क्या हो गया, ये प्रत्यय आपका हो गया। अब जैसे लिखेंगे सु प्लस विचार, तो बराबर सुविचार आपका हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आता जरूर है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है, तो केवल है, या एकांत है, या बहुत है, या बिल्कुल है? तो देखिए, जो आपका
नितांत शब्द है वो आपका बिल्कुल हो जाता है। कौन सा? तो बिल्कुल हो जाता है, ये नितांत शब्द आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? यानी कि सिद्ध की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह पे क्या उचित रहेगा? तो सिद्ध की जगह पे प्रमाणित या प्रतिफलित या अंतर्निहित या प्रतिस्थापना। तो आपका प्रमाणित, क्योंकि सिद्ध करता है यानी कि प्रमाणित करता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 से 24 तक। तो आपको इसमें जो उचित आंसर है उसको आपको देना है, यानी उचित आंसर को आपको छांटना है। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का देखिए अर्जन करते हैं। अब यहाँ पे केवल आ गया, केवल आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव आप देख के इसको कट कर दें। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अब यहाँ पे भी केवल है तो इसलिए आप इसको कट कर दें। फिर उसके बाद देखिए केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका कट हो जाता है। आपने देखिए केवल देख के आपने आंसर निकाल लिया, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वप्रिय उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी देखिए। और फिर आपका हो जाता है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वप्रिय उद्देश्य, मतलब जो सर्वप्रिय हो, यानी जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, उस उद्देश्य की बात यहाँ पे हो रही है, जो सबसे अच्छा आंसर हो। तो यहाँ पे आपका कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, तो ये आपका गलत हो जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान, अभी बच्चे छोटे हैं, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास, अब तेज प्रवाह के साथ अभी छोटे बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं? तो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो उनमें क्या कि अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की कुशलता का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो भाषा सिखाने का सर्वप्रिय उद्देश्य है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस अकॉर्डिंग पहले आप देख लेते हैं, इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब देखते हैं क्वेश्चन है, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है या एक अनिवार्य कुशलता से जल्दी प्राप्त किया जाना है, और एक तरह की बातचीत है, यह एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। देखिए इस पे डिस्कस हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि लिखना क्या है। जब हम किसी से अपनी बात को रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? अगर वो हमारे पास में है तो हम उससे बोलकर वो बात कह सकते हैं, और वो जो व्यक्ति है वो भी हमसे बोलकर कुछ बात कह सकता है। लेकिन अगर वो दूर है तो हम क्या करेंगे? तो अब तो चलिए ये हो गया कि मोबाइल का ज़माना हो गया, लेकिन फिर भी मैसेज तो लिख के ही भेजे जाते हैं। तो इसी तरह से पहले चिट्ठियां चलती थी, तो चिट्ठियों के द्वारा अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा देते थे। तो लिखना यानी कि लिखना एक तरह का क्या हो गया? लिखना एक तरह की बातचीत हो गई, क्योंकि वो बात ही चीत तो करनी है, क्योंकि हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, यानी बातचीत करनी है। ठीक है ना? तो लिखना एक तरह की बातचीत है, यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने ... एवं ... से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब बच्चे कौन सी भाषा को विद्यालय लेकर आते हैं? तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चा छोटा होता है, बच्चा जन्म से ही अपनी मातृभाषा सीखता है, अपने घर की भाषा सीखता है और अपने पड़ोसियों की भाषा सीखता है अपने परिवेश में रहकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है उसको देख लेते हैं। तो आप
इसी तरीके से टिक कर सकते हैं कि घर, परिवार और परिवेश, जहाँ पे परिवेश हो वो आपका सबसे सही और सबसे सटीक आंसर और सबसे टिकाऊ आंसर हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चों को परिवेश में यानी कि अच्छे माहौल में सिखाया जाएगा, उनका अच्छा माहौल होगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए घर का जैसा माहौल होता है बच्चे उसी अकॉर्डिंग सीखते हैं चीज़ों को। फिर विद्यालय का माहौल जैसा होता है, अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। और अगर घर का माहौल या पास पड़ोसियों का माहौल अच्छा नहीं होता है तो बच्चों पर क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। और माहौल अच्छा होता है तो सुप्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है वह घर, परिवार और परिवेश हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो, तो अर्थ उद्देश्य के लिए हो या आपका अक्षर ज्ञान मनोरंजन के लिए हो या शब्द पहचान मूल्यांकन के लिए हो या आपका अक्षर ज्ञान उद्देश्य के लिए हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय की बात हो रही है। शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किसी ... के लिए हो, यानी अर्थ और उद्देश्य के लिए हो। यानी कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अतः रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा, तो अर्थ तथा उद्देश्य होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है, इस चीज को ध्यान में रख के आप आंसर दीजिएगा। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना या बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना या आपका सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इसमें से नहीं, मतलब नेगेटिव पूछा जा रहा है, नेगेटिव की बात हो रही है। नेगेटिव का मतलब होता है जो इसमें से गलत हो और जो सही होंगे, यानी कि इसमें 3 तो सही हैं लेकिन जो चौथा होगा वो एक गलत होगा और जो गलत होगा वही सही होगा। यानी कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा उसी का आंसर नेगेटिव होगा। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो आपका सही हो जाता है। क्योंकि जब अनुमान लगाकर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें समझने की तर्क शक्ति पर ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए ये तो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए, तो ये भी आपका सही हो जाता है। बच्चों को घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी आपका सही हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी सही हो जाता है, इसलिए ये तीनों आपके गलत हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव निकालना है, तो सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, यानी कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उसी भाषा को दोहराना ये नहीं है, बच्चों को सिखाना, बच्चे खुद करके सीख पाए, वो प्राथमिक स्तर बच्चों की, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा इस तरीके से सिखाने का उद्देश्य है कक्षा अध्यापक का। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है उसकी बात हो रही, यानी कि पॉजिटिव एक निकालना है। 3 इसमें से गलत है और 1 सही है। तो भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये तो आपका राइट हो जाता है क्योंकि अंतः संबंधित होते हैं। और भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से, यानी नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और सभी, यानी कि देखिए भाषा के सभी कौशलों को नए तरीके से, तो सभी कौशल कौन कौन से हैं, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। आपका
ये भी आपका ये गलत हो जाता है। उसके बाद भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये आपका सही हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपके दो ऑप्शन है वो आपके गलत हो जाते हैं और जो दो ऑप्शन है वो आपके सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही आंसर सही मानना है, क्योंकि अगर दो आंसर हैं सही तो उसमें एक ही चूज करना है। तो हम आपसे इस पे चर्चा करते हैं कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। देखिए शुभोपाली हम लोगों ने इस बारे में बात की है और भी वीडियोस में, और आप लोगों को अच्छे से पता है शुभोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों एक क्रम से चलते हैं, ना कि ऐसे है कि सुनना फिर पढ़ना फिर बोलना फिर लिखना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये एक ही क्रम में चलते हैं। तो आपका जो ये आंसर है ये आपका राइट माना गया है और ये आपका रॉन्ग माना गया है, क्योंकि देखिए हैं ये दोनों आपके आंसर राइट। इस पे हम लोग थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। देखिए बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये चार भाषिक कौशल भाषा व्यवहार के लिए आवश्यक होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं, और इनमें से प्रथम दो को प्रधान कौशल और दूसरे दो को गौण कौशल माना गया है। अब प्रथम दो कौशल को इसलिए प्रधान माना जाता है क्योंकि ये अभिव्यक्ति के प्रत्यक्ष साधन है। तो जिनको क्या माना गया है, प्रथम को जो प्रधान माने गए हैं उनको सुनना और बोलना। जैसे कोई दो लोग हैं, देख लीजिए कोई दो लोग हैं तो ये इनकी बात सुन रहे हैं और ये इन्होंने पहले इनकी बात सुनी, ये बोले और इन्होंने सुनी, फिर उसके बाद ये बोले और इन्होंने सुनी, तो ये क्या हो जाती है, ये प्रधान भाषा हो जाती है, यानी कि प्रधान माना जाता है क्योंकि ये अभिव्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क साधन है। और देखिए बोलने एवं सुनने वाले के मध्य परस्पर अभिव्यक्ति होती है और स्थितियों में पढ़ने लिखने को अपनाया जाता है, इसलिए उन्हें गौण साधन कहा जाता है। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं और ये अंतः संबंधित होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी ही माना है, इसलिए आपका भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, यही आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भाषा ... और ... का एक क्रम साधन है सुनने, बोलने, सोचने का, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण का, या यानी सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का, या पढ़ने, लिखने और समझने का। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो जहाँ पे संप्रेषण हो तो वहाँ पे देखिए पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का किसका है, तो पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, अतः देखिए रिक्त स्थान पर पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का होगा। तो आप देख ले पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर देखिए अगला सवाल है भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण पर बल देता है, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर सही है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। किस पे देता है, तो अनुकरण पर बल देता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका अनुकरण ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः ... से संबंधित है। तो पठन अरुचि से या बुद्धि लब्धि से या डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से। यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक नासिरा नाम की लड़की है और वो पढ़ने में अटक रही है, तो उसे पढ़ने में जो कठिनाई हो रही है तो उसकी समस्या क्या है, तो उसकी समस्या हो जाती है डिसलेक्सिया, क्योंकि अगर पढ़ने से संबंधित समस्या है तो वो डिसलेक्सिया हो जाती है, और लिखने से अगर संबंधित समस्या है तो वो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ, ठीक है ना, डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ। तो जो लिखने से संबंधित समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। और जब कैलकुलेशन में परेशानी होती है यानी जोड़ घटाव में या गणित में परेशानी होती है बच्चों को, तो वो क्या हो जाता है, वो डिसकैलकुलिया हो जाता है। आप लोग इन तीन जो आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में ... पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, कविता दोहराने पर या कहानी सुनने पर या कारपत्रकों पर या परस्पर अंतः क्रिया पर। तो इसमें कविता दोहराना, देखिए दोहराने की तो बात ही नहीं,
दोहराना नहीं है। उसके बाद कहानी सुनने पर वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में, हम वाइगोत्स्की की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनके विचारों पर आधारित कक्षा में कहानी सुनने पर नहीं, कार्यपत्रकों पर नहीं, परस्पर अंतःक्रिया द्वारा, यानी कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अतः रिक्त स्थान पर क्या होगा? रिक्त स्थान पर होगा परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार बात हो रही है यहाँ पर, तो परस्पर अंतःक्रिया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के समय वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। आपका जो सबसे सही आंसर है वो है, आपका हो जाता है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। बच्चे किसी भी तबके से आए हो, कोई भी वो भाषा जानते हो, उनकी जो मातृभाषा है उसका विद्यालय में सम्मान करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे जब मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको प्राप्त करने में आसानी रहती है, उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। इसमें क्या कह रहे हैं? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। उचित तरीका क्या है? तो किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, ये आपका गलत हो जाता है। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ये आपका सही लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे बेस्ट आंसर मिल जाए। बच्चों से पत्र लिखवाना, अब अभी छोटे बच्चे हैं उनसे आप अभी पत्र लिखवा लेंगे। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, आपका ये भी गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, या लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए आंसर जो राइट हो जाता है, जो सबसे सही यानी कि क्षमता का सही आंकलन करेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उनके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन, जब आप बाल साहित्य को चुनेंगे तो उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो सरल, देखिए सबसे पहले आपका हो जाता है छोटी रचनाएं। रचनाएं छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि अभी बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो इससे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद रोचक विषय वस्तु, हाँ ये आपका आंसर सही हो सकता है। क्यों हो सकता नहीं होगा? क्योंकि बच्चे जब रोचक चीज़ों को, जैसे कि बच्चों को कहानी के माध्यम से, उनको कविताओं के माध्यम से लय में, गति में अच्छे से जब अध्यापक पढ़ाता है और अपने जो यानी कि जो फेस का अट्रैक्शन होता है, यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़ाओगे तो उस तरीके, जैसे कोई खुशी की बात हो तो एक्सप्रेशन वैसा फेस पे आ जाता है, या कोई गम की बात पढ़ाओगे तो एक्सप्रेशन उस तरीके का हो जाता है, तो बच्चों के ज़्यादा समझ में आता है। तो क्या है? तो रोचक विषय वस्तु। उसके बाद रंगीन चित्र, आपने सिर्फ रंगीन चित्र तो बना दिए, लेकिन उसके बारे में भी तो बच्चों को बताना है। उसके बाद सरल जानकारी, जानकारी सरल हो या कठिन हो, जिसको वो चीज़ नहीं आ रही है तो उसके लिए सब चीज़ कठिन हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं
कि पेपर बहुत ही कठिन आया था। तो पेपर कठिन होता है और ना ही सरल होता है। अगर जो पढ़ के जो जाता है उसके लिए वही चीज़ सरल हो जाती है, जो नहीं पढ़ के जाता है उसके लिए वही चीज़ कठिन हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं और उसका आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, तो ये चीज़ तो गलत है। तो यही चीज़ हो जाती है कि सरल जानकारी। तो यहाँ पे जो रोचक विषय वस्तु है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 25 से 30। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, काव्य पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो काव्य पंक्तियां हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो जो स्वभावी, साहसी और निर्भीक है, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, या जो उजाला फैलाते हैं, या जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो कविता क्या कह रही है ये हम देखते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, यानी कि जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका देखिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि इस जो आपका जो ये कविता है इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है। वैसे तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, या दूरदर्शिता से लैस, या भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। इसमें देख लेते हैं हम। ऊंचे से सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते रीढ़, यानी अपनी रीढ़। तो इसमें क्या है, दूरदर्शिता से लेस, यानी कि अंधकार को चीरने वाली, ये आपका गलत हो जाता है। दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाला, ये भी आपका गलत हो जाता है। दूरदर्शिता से लेस, ये आपका राइट हो जाता है। भविष्य का अंधेरा दूर करने वाला, ये भी आपका गलत हो जाता है ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना या सपनों को आमंत्रित करना। तो जिस तरीके से देखिए ये आपका, ये पहले हम ये पंक्तियां देख लेते हैं कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इस अकॉर्डिंग ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है आपका हो जाता है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तम शब्द का पर्याय है, यामिनी है या रात है या अंधकार है या निशा। तो तम शब्द का पर्याय होता है अंधकार, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात कही गई। विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, यानी कि जो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने क्या होते हैं देख लेते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात हुई है, तो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने ना झुकने की बात कही गई है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 30 है, सीधी रीढ़ का आशय आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना,
और अभिमानी होना। तो देखिए आपका जो सी ऑप्शन है यानी कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं। तो जब आप लोग ये सारे पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।